यूपीपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले आरओ एआरओ प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लेक्चर सीरीज यहाँ पर शुरू होती है। कुल 30 वीडियो क्लासेस में आपको भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर खत्म कराया जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस में दो बिंदु यहाँ पर लिखे हैं, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस एग्जाम में, दोनों में भारत का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की अभी तक की एनालिसिस की बात करें तो 17 से लेकर इसमें 26-27 तक क्वेश्चन भी एक बार देखे गए हैं। जब जब पुराने सालों के पेपर हुए हैं 17 से लेकर 25-26 तक सवाल भारत के इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मिला करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरओ का सामान्य अध्ययन का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर बनता जा रहा है। आयोग जितने भी सामान्य अध्ययन संबंधी पेपर कराता है उसमें से सबसे टफ सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र अब माना जाने लगा है, अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें। आरओ का एग्जाम अन्य एग्जाम से, अन्य वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो यूपीपीएससी कराता है सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर संबंधी, उससे अलग क्यों है ये हमने बिंदुवार आपको लिख दिया है। आप इसको जरूर एक बार पढ़िएगा, गौर करिएगा और इससे आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट मिलेगी सिलेबस कैसे तैयार करना है। मुख्य बिंदु ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सिलेबस का गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे जगह पर आप देखेंगे फैक्ट्स ही मिसिंग है। जो आरओ में पूछता है आयोग वो दिया ही नहीं है पेपर में। साइमन कमीशन 2 बार भराता था, ये दिया ही नहीं है। और विभिन्न पुस्तक लेखक से जो आयोग द्वारा पुस्तक लेखक पूछी जाती हैं वो मिसिंग होती हैं। हमारे स्टडी मटेरियल में ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम का गहराई से अध्ययन आपको कराया जाएगा। क्लास नोट्स में भी कंप्लीट चीज़ें आपको मिलेगी, कुछ भी इनकम्प्लीट या इनसफिशिएंट नहीं मिलेगा। वीडियो लेक्चर में भी सारी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपको मिलेंगी। जैसे आजकल कथन और कारण वाले सवाल कई सारे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे जरूरी वाले। भारत के इतिहास की क्लास नंबर 1 में 4 टॉपिक जो हमको स्टडी करने हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके वर्ष, प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानियां, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और पाषाण काल। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना और उनका वर्ष देखते हैं। घटना क्रम भी देखेंगे हम लोग, क्रोनोलॉजी वाले जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और इन सभी घटनाओं में से जो जरूरी वाली है उनको डिटेल में भी हमको स्टडी करना है। लेकिन अभी ग्लिम्प्स यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से कई बार क्रोनोलॉजी वाले सवाल बनते हैं, कई बार मैचिंग वाले सवाल भी आरओ में बन सकते हैं। और अन्य एग्जाम में भी जहाँ पर हिस्ट्री आती है कि आपसे जो है एग्जैक्ट जिन चीज़ों के वर्ष होते हैं, जैसे विजयनगर की स्थापना क्लियर है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की क्लियर है, जजिया कब हटाया गया औरंगजेब, मतलब अकबर के द्वारा कब हटाया गया, औरंगजेब के द्वारा कब दोबारा लगाया गया जजिया, इन सब के वर्ष वगैरह थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ता है। अब जैसे वंशावली है, वंश तो जो है एक वंश 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक इस तरीके से चलते रहते, तो उनमें विभिन्न शासकों के नाम को देखने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर की खोज 4700 वर्ष पूर्व लगभग, गंगा घाटी के नगर मगध महान साम्राज्य की खोज करीब 2500 वर्ष पहले हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो रफ कालक्रम जो बताया गया है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन रफली जो सहमति बन पाई है वो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर ऋग्वेद की रचना का काल लगभग ये माना गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। फिर हर्यंक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास, उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय 500 ईसा पूर्व लगभग। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व के बीच हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। चंद्रगुप्त शासक बनता है 321 ईसा पूर्व में। अशोक का शासनकाल, संगम साहित्य की रचना, गौतम बुद्ध का जन्म, महावीर का जन्म, अलेक्जेंडर भारत पर, सिकंदर का आक्रमण भारतीय भूमि पर। जैन परंपरा ने चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किस वर्ष में माना, 313 ईसा पूर्व में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों से ल्यूकस की पराजय, कलिंग पर विजय, विक्रम संवत्कारम, शक संवत्कारम, कनिष्क का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन, हर्षवर्धन का शासनकाल, चीन यात्री हुएनसंग का भारत आगमन क्या है, पुलकेशिन द्वितीय का शासन, सिंध पर पहला अरब आक्रमण, दोनों वर्षों में सहमति है 712 में भी 711 ईस्वी में भी। जहाँ पर खाली ई लिखा है इसको भी ईस्वी पढ़िएगा, और जहाँ पर ईस्वी लिखा है वो ईस्वी तो है ही, ठीक है। तो कन्नौज के शासक राजा भोज का राज्याभिषेक, चोल शासक राजराज का राज्याभिषेक, सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक, गुप्त वंश का शासनकाल, नागभट्ट प्रथम, इस तरीके से ये दिया हुआ है। अच्छा, जब सारी चीज़ें आप लोग स्टडी कर लेंगे तो एक बार इसको देख लेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी। अभी इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है हमको। सल्तनत काल भी डिटेल में पढ़ना है आगे क्लासेस में, एंशिएंट हिस्ट्री में मगध साम्राज्य भी पढ़ना है, काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी करनी है। आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड ये हैं। मेरे हिसाब से ये वर्ष वगैरह आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्रोनोलॉजी ही बस इसमें जरूरी होती है। हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण, हड़प्पाई सील यानी मुहर की
मुहर पर जो कनिंघम की रिपोर्ट आई थी वो 1875 में आई थी। 1875 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना होती है, जो आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। तो विभिन्न वर्षों में जो एक वर्ष में विभिन्न घटनाएं हुई हैं, उनको भी एक बार आपको देखते हुए चलना है। माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का उत्खनन स्टार्ट किया गया था 1925 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन। ये बस आपको साइंटिस्ट कौन किससे जुड़े हुए हैं एक बार इसको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव आप देखेंगे। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आरंभिक वैदिक परंपराएं चलती थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का आगमन हुआ। लौह युग की शुरुआत यहाँ से हुई। उत्तर वैदिक परंपराओं का काल यह है 1000 से 500 ईसा पूर्व। लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद जैन बौद्ध धर्म का उदय। लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप। वेदों में भी स्तूप की अवधारणा का उल्लेख है, इसलिए बौद्ध धर्म से बहुत पहले इसका प्रयोग किया गया था स्तूप का। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व में महायान बौद्ध का विकास। वैष्णववाद, शैववाद, देवी पूजन या शाक्त संप्रदाय की परंपराएं आपको देखने को मिलेगी। लगभग 3री सदी ईस्वी में मतलब 3rd सेंचुरी एडी में प्राचीनतम मंदिर खुदाई के आधार पर कुषाण काल के दौरान भी मंदिरों के साक्ष्य देखे जा सकते हैं। मंदिर मिलना कब शुरू हुए थे? तो 3री सदी ईसा पूर्व से मंदिर जो है हमको देखने को मिल सकते हैं, और कुषाण काल के दौरान मंदिरों के साक्ष्य मिलना यहाँ पे शुरू हो गए थे। राजनैतिक आर्थिक विकास की बात करें तो 600-500 ईसा पूर्व में धान की रुपाई बड़ी मात्रा में हुई। गंगा घाटी में नगरीकरण हुआ, जिसको द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। पंचमार्ग कॉइन्स यानी आहत सिक्के इस काल से चलना शुरू हुए थे। मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ बनती है। फिर मौर्य साम्राज्य का अंत होता है। अशोक का शासनकाल हमको स्टडी करना है, इसके अभिलेख वगैरह शिलालेख स्टडी करना है। पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण में चोल चेर पांड्य, दक्कन में सातवाहन शासन। ये काल जो है इसमें पश्चिमोत्तर में अलग शासन चल रहा है शकों का, दक्षिण में चोल शासन चल रहा है आरंभिक चोलों का। चोल वंश भी 2 हैं, आपको पता होना चाहिए जिनको नहीं पता है। मतलब एक तो ये 200 से 100 ईसा पूर्व के बीच का चोल वंश है, और एक बाद का चोल वंश है जो आगे चल करके सल्तनत काल के उदय होने तक रहा था, उससे थोड़ा पहले। मध्य एशिया के जनजातीय लोग जो शक यहाँ पे शासन करने आए थे, वो पश्चिमोत्तर में शासन कर रहे थे। रोमन लोगों से व्यापार हो रहा था, सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं हमको। प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास में कनिष्क का राज्यारोहण, ठीक है, सिंहासन पर बैठता है कनिष्क। फिर सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेखी प्रमाण मिलते हैं कि ये लोग भूमिदान करते थे। गुप्त शासन का आरंभ 320 ईस्वी से है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय दक्कन में वाकाटक वंश भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से शासन करने लगा था, जो कि वाकाटक लोग बेसिकली गुप्तों के ही सामंत हुआ करते थे। कर्नाटक में चालुक्यों का उदय होता है। तमिलनाडु में पल्लवों का उदय होता है। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का उदय होता है। चीन यात्री हुइनसांग की यात्रा यहाँ पर होती है। अरबों की सिंध विजय 712 में। अभिलेख शास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण उपलब्धि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन। फिर जो है 19वीं शताब्दी में कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए। 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ पता लगाना शुरू किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेख के एक अंश को प्रकाशित किया था। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों पर शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक छपा था। एपिग्राफिका इंडिका का प्रथम अंक 1888 में आता है। फिर डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी पब्लिश की थी कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। साहित्यिक परंपराओं में देखें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण, फिर धर्मसूत्र, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में, रामायण महाभारत संस्कृत में, मनुस्मृति संस्कृत में, तमिल संगम साहित्य की रचना हुई थी जो पूरा तमिल में है। चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में, पुराणों का संकलन संस्कृत में किया गया। अभी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी वाइज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि पहले किसका सृजन हुआ था, बाद में किसका, क्योंकि इस तरीके के भी सवाल आजकल बनने लग रहे हैं। अभी देखिए लगभग में दिया है, यानी कि काफ़ी सारी रेंज इसमें है, तो ऐसे नहीं आएगा कि इसको पूछ लें और जो उसी रेंज के वर्षों में उसको। अगर कालखंड का बहुत बड़ा अंतर है तो वो 4 पुस्तक और लेखक आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकते हैं कि पहले कौन से ग्रंथ का प्रकाशन हुआ और बाद में कौन से ग्रंथ का। महाभारत के अध्ययन संबंधी महत्वपूर्ण उपलब्धियां 1919 से 66 के बीच समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन किया गया। J.A.B. वैन ब्यूटनन ने समालोचनात्मक संस्करण और अंग्रेजी अनुवाद 1978 में शुरू किया और 1978 तक इनकी ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था, महाभारत का टोटल इंग्लिश ट्रांसलेशन का। इमारतों की स्थापना संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण खोज। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना 1814 में। 1834 में रामराज लिखित
एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज का प्रकाशन हुआ था। कनिंगम द्वारा सारनाथ के स्तूपों का अन्वेषण किया गया था 1834 में। 1835 से 42 के बीच जेम्स फर्ग्यूसन के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा। गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना 1851 में। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने भीलसा टॉप्स लिखी थी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है, भीलसा टॉप्स। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बोध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन किया गया था। एच कॉल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया था। 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया था। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती है, यानी कि अपने अंडर में ले सकती थी। ट्रेजर ट्रोव एक्ट बहुत जरूरी है, ये अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन आ सकता है। 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट आया था। 20वीं सदी में जॉन मार्शल और एल्फ्रेड फाउचर की मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सांची पुस्तक आई थी। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल आई थी। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। सांची को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 1989 में। ये 1955 है, ये 1923, ये 1914, ये 1989। अभी सारे वंशों को हमको इंडिविजुअली भी स्टडी करना है। इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, युद्ध संबंधी उपलब्धि, प्रशासनिक उपलब्धि, राजनैतिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि, सभी को स्टडी करना है। तो संस्थापक देखिए, हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, वैशाली। नंद वंश का महात्मा नंद, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश पाटलिपुत्र। जिन शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र या राजगृह नहीं रही है, वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे सतवाहन लोगों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, और कई बार 2 राजधानियां भी रही हैं, उसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। कर्ण वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी, पेशावर जिसको बोल सकते हैं, प्रेजेंट डे पेशावर। गुप्त वंश पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति। हूण वंश का संस्थापक मेहरकुल। वर्धन वंश का पुष्यभूति। पांड्य वंश का जो संस्थापक है नेदु चेजियान प्रथम। और चोल वंश का विजयालय। अच्छा, चोल वंश का उदय 2 बार हुआ है, तो जो हम लोग कह सकते हैं 200 से लेकर 100 ईसा पूर्व तक, यानी 200 to 100 BC के बीच वाला जो चोल वंश है उसका संस्थापक विजयालय है। और जो बाद में जो वंश उदय हुआ था उसके संस्थापक का नाम हम चोल वंश पढ़ेंगे तब बताएंगे। पल्लव वंश का सिंह विष्णु संस्थापक है। राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। चालुक्य कल्याणी के चालुक्यों का तैलप द्वितीय। बादामी के चालुक्यों का जयसिंह प्रथम। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक ही वंश की कई शाखाएं होती हैं, तो चालुक्यों की 3 शाखाएं बेसिकली, कल्याणी के चालुक्य, और बादामी के चालुक्य, और वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्यों का विष्णुवर्धन। होयसाल वंश का नृपकाम द्वितीय या फिर साल जिसको बोल सकते हैं, नृपकाम द्वितीय या फिर शाल या साल। देवागिरी की यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम। देवागिरी इनकी राजधानी थी। होयसालों की द्वार समुद्र थी। कदम्ब वंश के संस्थापक का नाम है मयूर शर्मन, और वनवासी राजधानी थी। काकतीय वंश का संस्थापक है बीटा राजा प्रथम। वारंगल इसकी राजधानी। गंग वंश की ब्रजहस्त पंचम, ये कुवलाल या तलकाड़ राजधानी थी गंग वंश की। पाल वंश का गोपाल संस्थापक मुंगेर बंगाल में राजधानी थी। सेन वंश का सामंत सेन लखनौती इसकी राजधानी थी। करकोट वंश दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश अवंती वर्मन, ये सब कश्मीर के शासक हैं। करकोट वंश, लोहार वंश और उत्पल वंश ये सभी कश्मीर में शासन करते थे। लोहार वंश के संग्राम राज। वर्मन वंश या कामरूप वंश जो असम में, पुष्यवर्मन, प्राग ज्योतिषपुर इनकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी नागभट्ट प्रथम, मतलब गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज, और संस्थापक नागभट्ट प्रथम। गाहड़वाल वंश की राजधानी थी कन्नौज, और इसके संस्थापक चंद्रदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, अजमेर राजधानी। परमार वंश के उपेंद्र, और धारा नगरी मध्य प्रदेश में जो धार डिस्ट्रिक्ट है इस समय, ये राजधानी थी। चंदेल वंश के नन्नुक, खजुराहो या महोबा बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश में राजधानी थी। सोलंकी वंश की बात करें तो मूल राज, ये संस्थापक अनिलवाड़ यहाँ पर राजधानी थी। कलचुरी के संस्थापक कोकल और त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, और अन्य तरीके के साहित्य, सभी को हमको एक एक करके स्टडी करना शुरू करना है। सबसे पहले हमको वैदिक साहित्य देखना है। तो वैदिक साहित्य के बेसिकली 4 भाग हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब इतिहास के बारे में विभिन्न जो इतिहासकार रहे हैं उनका जो कथन वगैरह एक बार इसको आपको स्टडी कर लेना चाहिए, क्या किसने कहा था। जैसे राहुल सांकृत्यायन का कथन है,
पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। सर्वप्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस ने इतिहास लेखन पर रोक लगवाया था और मध्यकाल में औरंगजेब ने भारत में ऐसा किया था। जम्बूद्वीप, इंडिका, हिंदुस्तान और यिंतु हमारे देश भारत के विविध नाम हैं। किसने किसने ये नाम दिए हैं, कब कब, ये हम देखेंगे अभी। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए थे, इसलिए पूरे देश को ही सिंधु या इंडस के नाम से कहने लगे। आकार को लेकर चर्चा है। भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट त्रिकोणाकार या धनुषाकृति का था। ये कहा गया था। वराहमिहिर की वृहत संहिता में कुर्म की आकृति यानी कछुए की आकृति का, पुराणों में धनु आकृति, दीघ निकाय में छकड़े की भांति और महाभारत में समभुजाकार त्रिभुज की भांति भारत को बताया गया है। पुराणों के भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का विवरण मिलता है। इसमें पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतवर्ष नाम पढ़ने से पूर्व यह अजनाब और हेमवत वर्ष के नाम से भारत जाना जाता था। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भारत कर्म भूमि है, स्वर्ग भोग भूमि है, ये सब कहा गया है। भारत का वर्णन एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड में किया गया है। एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड किसकी किताब है? स्मिथ की। भारतवर्ष क्यों कहा गया है? भारत के कारण, भारत कबीले के लोगों का देश था, इस वजह से भारतध्वज या फिर भारतवर्ष इसको कहा जाने लगा। भारत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इसको भारतवर्ष कहा जाने लगा। भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार करने वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। ये बताया गया है कि कितना शासन एक राजा के अधीन होना चाहिए कि वो चक्रवर्ती कहलाए। यूनान वासियों ने इस देश को इंडिया कहा। जो हमारा इंडिया नाम है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। बाद में इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज के इंडिका में मिलता है, जो उन्होंने किताब लिखी थी। चाइनीज लोगों ने भारत को अपने अभिलेखों में यिंतु लिखा है, यिंतु। हुएनसांग और अलबरूनी ने कनिष्क द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार निर्मित करवाए जाने संबंधी उल्लेख में अपने विवरणों में ये लिखा है कि पेशावर में बौद्ध विहार बनवाए थे कनिष्क ने। हुएनसांग और अलबरूनी ने दोनों लिखा है। हुएनसांग ने भारत को यिंतु चंद्रमा कहकर संबोधित किया था। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश और ब्रह्म देश कहा था। खारवेल का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, सर्वप्रथम प्राकृत में इसमें भारतवर्ष लिखा गया, जो भारतवर्ष है। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का विवरण दिया था पाणिनि की अष्टाध्यायी में। सोमदेव सूरी का जो नीति वाक्य अमृतम है, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम किसी भारतवासी को बताया गया है कि भारत में जो रहता है वो भारतीय है या भारतीय है या भारत का वासी है। अथर्ववेद में गांधार, मुजवत, महावृष, बालिक, मगध, अंग, अष्टवक्र, अयोध्या और वर्णावती का उल्लेख हुआ है। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे। सर्वप्रथम इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो भारत के विभिन्न नाम जो हमको देखने को मिलते हैं भारतीय स्रोतों में, भारत, भारतवर्ष, भारतखंड, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, ब्रह्मर्षि देश, सप्त सैंधव प्रदेश, अजनाभ वर्ष और हिमवर्ष, ये कहा गया है। ठीक है। विदेशी स्रोतों में मेलुहा, सुमेरियन इंस्क्रिप्शंस में, हिंदुस्तान पर्शियन जो है लेखों में, पर्शियंस में भी जो है किस वंश के लोगों ने, तो ससैनियन ने, ससैनियन वंश के जो शासक है उनके इंस्क्रिप्शन में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है। इंडिया यूनानी और ग्रीक ग्रंथों में हिंद, फारसी लेखों तथा ग्रंथों में अल हिंद, अरबी लेखों में, अरबी ग्रंथों में तिएनझू ये चाइनीज लेखकों द्वारा, तेनजीकू जापानी लेखकों के द्वारा, चियनचुक ये कोरियाई लेखकों के द्वारा, एन2 वियतनामी लेखकों ने लिखा है, होडू हिब्रू ग्रंथ में और ग्यागर ये तिब्बती लेखकों ने भारत का नाम लिखा है। अब भारत नाम कैसे आता है इसको समझिए। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में भारतवर्ष जन कबीले के रूप में उल्लेख है। तो भारत कबीले के ही राजा सुदास ने दसराग युद्ध में 10 सर्वाधिक शक्तिशाली कबीलों का एक संगठन को हराया था। ये जो युद्ध है किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे, या फिर कह सकते हैं परुष्णी नदी के किनारे ये हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा उल्लेख महाभारत वायु पुराण में भारत का मिलता है, जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र को भरत कहा गया है और उस भूभाग पर भरत ने शासन किया था, इस वजह से इसका नाम भारत रखा गया। तीसरा उल्लेख प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत अथवा अयोध्या के शासक राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर, राजा दशरथ के जो चौथे पुत्र थे भरत, उनके नाम पर हम लोग ये कह सकते हैं कि रखा गया होगा। हिंदुस्तान का धार्मिक अथवा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इसका विशुद्ध रूप से भौगोलिक शब्दावली से लेना देना है।
इस्लाम के उदय से 1200 वर्ष पूर्व हखामनी साम्राज्य के पर्शियन लेखों में इसका उल्लेख मिलता है। हखामनी साम्राज्य को ही ससैनियन हम लोग बोलते हैं, ससानी एम्पायर भी बोलते हैं। तो उसी के नक्श रुस्तम नामक ग्रंथ में हिंदुस्तान का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इंडिया शब्द का प्राचीनतम उल्लेख फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाने वाले हेरोडोटस ने किया था अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। बाद में मेगास्थनीज की इंडिका में ये इंडिया शब्द का बृहत्तर प्रयोग आपको देखने को मिलता है। प्राचीन कालखंड में जब पूरा एक देश या फिर रीजन की अवधारणा नहीं थी, तो सैंधव सभ्यता के रूप में ये जाना गया था भारत भूमि। वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, जैसे बुद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप, मौर्य अभिलेखों में जम्बू द्वीप कहा गया है। वैदिक आर्यों की संस्कृति, इस वजह से इसको आर्यावर्त कहा गया है, आर्यों का प्रदेश कह सकते हैं। मौर्यों के बाद कलिंग के चेदी शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख हालांकि मिलता है, उन्होंने जम्बू द्वीप वगैरह नहीं कहा है। अब भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य इसको कहा गया है, क्योंकि ससानियन एम्पायर का जो साक्ष्य है वो तो बाहर है भारत से, लेकिन भारत में भारतवर्ष लिखे जाने का पहला उल्लेख मिलता है ये किसमें, चेदी शासक खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। गुप्त काल में भारत चीनी लेखकों द्वारा तियंतु और फारसी और अरबी लेखकों के द्वारा हिंद या हिंदुस्तान कहा गया है। सल्तनत शासक प्राय पश्चिम एशिया से संबंधित है, इस वजह से अरबी और फारसी लेखक यहाँ को हिंद या फिर हिंदुस्तान कहकर संबोधित करते थे। और मुगल काल में हिंद या फिर हिंदुस्तानी कहा गया जाने लगा। फिर ब्रिटिश काल में पुर्तगाली, डच, डैनिश, फ्रांसीसी ये सब व्यापारी बनकर के आए थे, फिर यहाँ पर शासन करने के लगे और इंडिया शब्द का प्रयोग इन लोगों ने किया है। आज़ादी के बाद का भारत तथा इंडिया। संविधान में आपको पता है आर्टिकल नंबर 1 में इंडिया दैट इज भारत को लिखा गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा में सर्वप्रथम फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरिविष्णु कामत ने इंडिया नाम का विरोध करते हुए भारत नाम रखने का सुझाव दिया था। फिर यह हुआ कि इंडिया दैट इज भारत कर देते हैं। विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भारत को इंडिया के बजाय भारत अथवा हिंदुस्तान ही नाम रखने दिया जाए। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने भारत का नाम इंडिया के बजाय भारत रखने की याचिका दायर की है, लेकिन यह कहकर खारिज कर दिया गया है याचिका को कि भारत नाम पहले से ही संविधान में है और नाम परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। तो इंडिया दैट इज भारत ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दो नामों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और रिसेंट डेवलपमेंट आप देखेंगे तो 2014 में योगी आदित्यनाथ जी ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, जो जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जिसमें इंडिया का नाम हिंदुस्तान रखने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। वर्तमान समय में विपक्ष द्वारा अपने गठबंधन का नाम INDIA अभी चुनाव से पहले रखा गया था। और G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से जो इंडिया की तरफ से जो मोदी जी बैठे हुए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था उसमें। तो निमंत्रण पत्र सदस्यों को दिया गया था, G20 सदस्यों को भारत सरकार की तरफ से। मतलब राष्ट्रपति महोदया की जो नेम प्लेट है उस पर लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हम पाषाण काल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पाषाण का अर्थ पत्थर होता है हिंदी में। पत्थरों के औजार, पत्थरों की गुफा ही जीवन के प्रमुख आधार थे। तो जीवन ज़्यादातर पत्थरों से जुड़ा हुआ था, इसी वजह से इसको पाषाण काल बोलते हैं। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नन मैन के नाम से जाना जाता है। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था, अपने शिकार करता था, कंदमूल फल खाकर के जीवन व्यतीत करता था। मानव ने जो मूलभूत आवश्यकता पूरी करना अपनी कृषि आदि से नहीं सीखा था। मतलब अनाज उगाना अभी नहीं आता था, जो सामने दिख रहा है उसी को मार करके खाते थे। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल परंपरा की प्रमुख विशेषताएं। तो ब्लेड ब्यूरिन कल्चर उच्च पाषाण काल संबंधित है, ध्यान रखना है। सोहान संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, विंध्यन संस्कृति, ये सब पाषाण युगीन कल्चर है। सोहान, मद्रासी और विंध्य, ये ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण कालीन सभ्यता का अध्ययन करते हैं और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। भारत में इतिहास पढ़ने का शुरुआत हम लोग मानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कुछ भी रिटन डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनेगा। जितना भी प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ते हैं वो आर्कियोलॉजी पर ही आधारित है। जो भी कह सकते हैं औजार वगैरह मिलते हैं या फिर बोन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उन पर आधारित होता है। टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया था 1816 में। और जॉन लुबाक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल में किया था, मतलब सब डिवीजन किया था 1865 में। जॉन लुबाक ने पैलियोलिथिक और नियोलिथिक नामक जो ये दो वर्ड अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में यूज़ किए थे, तब से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं हम लोग। हस्त कुठार जो बेसिकली है हस्त परशु या हस्त कुठार
पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक विधि, चॉपर चॉपिंग विधि और बोरर विधि का प्रयोग इसमें किया जाता था। हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी बनाने के लिए। हैंड एक्स के औजार सर्वप्रथम कहाँ से मिले? मद्रास और अतिरपक्कम से। इसमें क्लीवर, स्केपर आदि उपकरण भी शामिल हैं। कालक्रम क्या है? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। लेकिन बीच में आपको भूलना नहीं है, यहाँ पर मध्य पाषाण काल भी है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हमको स्टडी करने पड़ते हैं। जब भी क्रोनोलॉजी में लगाने देते हैं कई बार, जैसे मान लीजिए 6 चीज़ों की क्रोनोलॉजी है, तो आयोग एक दो बीच से गायब कर देता है आजकल, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। आपको ध्यान रखना है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग, ये सही क्रम है। भारतीय पुरातत्ववेत्ता वी.एस. वाकणकर ने सर्वप्रथम भीमबेटका गुफा को देखा था और उसके शैल चित्रों से प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था कि ये जो शैल चित्र हैं, केव पेंटिंग्स हैं, बेसिकली ये बिलोंग करती हैं प्रागैतिहासिक काल को। पाषाण काल को 2 भागों में आप बांट सकते हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। तो निम्न पूर्व पाषाण काल में चॉपर चॉपिंग या फिर पेबल संस्कृति काफी प्रचलित है। इसके कुछ सब डिविजन्स होते हैं, जैसे एशुलियन कल्चर, जिसमें हैंडेक्स और क्लीवर वगैरह काफी मानव ने यूज किए हैं। चॉपर चॉपिंग सबसे पहले कल्चर कहाँ देखा गया था? सोहान घाटी में, सोहान नदी घाटी में, इसी वजह से इसको सोहन कल्चर भी बोलते हैं। और एशुलियन संस्कृति को ही हैंडेक्स कल्चर भी बोलते हैं। हैंडेक्स 1864 में प्रोफेसर किंग ने मद्रास के वदमदुरई और अतिरपक्कम से खोजा था। हैंडेक्स सबसे पहले मद्रास से मिली, इस वजह से इसको मद्रासी कल्चर भी कहने लगे हैं। क्लीवर, स्क्रेपर और क्रोड भी मिले हैं हैंडेक्स के साथ। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूस फुट कहे जाते हैं। मद्रास के पल्लवरम से पाषाण युग के पहले उपकरण को प्राप्त किया था, जो कि क्वार्ट्जाइट स्फटिक पत्थर से बना हुआ था। तो सोहन घाटी में कई सारे निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थल पाए गए हैं, जिनकी खोज डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज टीम आई थी। वहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में इन्होंने किया था अन्वेषण। बेलान नदी घाटी, जो टोन्स नदी की सहायक नदी, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोन्स नदी से मिल जाती है। ये घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय प्रागैतिहास की टेक्स्ट बुक कहा जाता है ये आपका बेलान नदी घाटी। उपकरणों के अतिरिक्त बेलान में लोहंदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिलती है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। इन उपकरणों का निर्माण जो है क्वार्ट्जाइट पत्थरों से किया गया था। कौन से उपकरण? निम्न पाषाण काल में जो क्लीवर वगैरह मिले थे। मध्य पाषाण काल को पट्टिकाओं की प्रचुरता के कारण फलक संस्कृति कहते हैं। जब मध्य पाषाण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे फलक कल्चर क्या होता है। सिहावल मध्य प्रदेश में निम्न पुरा पाषाण संस्कृति का एक स्थल है और संघाओं की गुफाएं मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं, ये ध्यान रखिएगा। पुरा पाषाण काल की बात करें अगर ओवरऑल, तो राजस्थान के नागौर जिले में सिंधी तालाब से केवल पूर्व पुरा पाषाण कालीन सामग्री के साक्ष्य मिले हैं। पुरा पाषाण स्थल लगभग समस्त भारत में मिले हैं। पुरा पाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। एलुवियल प्लेन्स जो गंगा और सिंधु रिवर के हैं, वहाँ पर ज़्यादा आपको पुरा पाषाण स्थल मिलते हैं। मारवाड़ और मेवाड़ से पुरा पाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई है। दक्षिण भारत स्थल जैसे पलवई हैं, उत्तनूर हैं, पिकली हाल, ब्रह्मगिरी, मस्की, ये सब हैं। यहाँ से राख के ढेर खोजे गए हैं। तो ये स्थल कई बार राज्यों से मिलाने को आ जाते हैं, जैसे पलवई कहाँ है आंध्र प्रदेश में, उत्तनूर कहाँ है आंध्र प्रदेश में, पिकली हाल, ब्रह्मगिरी, ये सब कहाँ है, मस्की, ये सब। और डोलमेन शब्द का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दों से है, ठीक है। पुरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक होता था। शिकार करते थे, मांस और कंदमूल पर निर्भर करते थे। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण कच्चा मांस कई बार खा जाते थे। इस युग का मानव शिकारी, खाद्य संग्राहक हुआ करता था और मानव को पशुपालन, कृषि का ज्ञान नहीं था। इस काल में तापमान में भारी कमी आई थी। महाराष्ट्र के निवासा निकट मध्य पुरा पाषाण काल में उद्योग और मतलब ये उद्योग और औजार निर्माण स्थल, ये हम लोग कह सकते हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। मध्य पुरा पाषाण काल में क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थर यूज होने लगे थे। यानी कि पहले यूज होते थे क्वार्ट्जाइट पत्थर बेसिकली औजार बनाने के लिए, लेकिन बाद में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट, इन पर भी औजार बनाए गए थे। तो इसमें मुख्य औजार कौन से थे? फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी। फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, ये सब संबंधित है पुरा पाषाण काल के जो कह सकते हैं आपके औजार हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मानव जैसा दिखने वाला आरंभिक प्राणी जिससे मानव का विकास हुआ उसको होमिनिड कहलाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के हथनौरा में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी और हथनौरा का मानव समजीवाश्म होमो इरेक्टस है, हम लोग कह सकते हैं। होमो इरेक्टस कहाँ से मिला है?
हथनौरा से। हथनौरा कहाँ पे है? ये नर्मदा वैली में है, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिलता है। 1982 में इसकी खोज की गई थी। अतिरपक्कम तमिलनाडु नामक पुरा पाषाणकालीन स्थल पर एशुलियन औजार और पशुपद चिन्ह का एक समुच्चय का साक्ष्य मिलता है। चिरकी निवासा और हुंगसी बेसिकली एशुलियन स्थल है, या फिर हम लोग टोटली कह सकते हैं कि पूरा पाषाणकालीन स्थल है। एशुलियन उपकरण में कौन कौन शामिल है? क्लीवर, स्क्रेपर, हैंड एक्स, ये सब है। ज्यादातर दक्षिण भारत और डेक्कन रीजन में पाए गए हैं। ठीक है। मृक्षल चिंतामणि गावी पुरातात्विक स्थल, ये आंध्र प्रदेश में स्थित एक उच्च पुरा पाषाणकालीन स्थल है। हड्डी सींग से बने औजार इसमें सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। तो मानव फिर बाद में जब आगे बढ़ता है, मीसोलिथिक पीरियड जब टच होने वाला होता है, ठीक है, पूरा पाषाण काल खत्म होने वाला होता है, तो हड्डी और सींग के औजार भी देखने को मिलते हैं आपको। आंध्र प्रदेश के अन्य पुरातात्विक उच्च पुरा पाषाण स्थल कौन कौन से हैं? बेमुला, कुरनूल, रेनीगुट्टा, बेटमचैला। कर्नाटक स्थित ईशमपुर पुरापाषाणकालीन औजार बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। ज्वालापुरम नौ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरापाषाण काल का स्थल था। ज्वालापुर और दीना पाकिस्तान के रिवात घाटी में पुरापाषाण स्थल हैं इस समय। जलालपुर और दीना। अब मीजोलिथिक पीरियड से हम आ जाते हैं। इसको आद्य नवपाषाण काल भी बोलते हैं, यानी नवपाषाण काल शुरू होने से पहले और पूरा पाषाण काल जब खत्म हो रहा था उसके बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है, उसको हम लोग मीजोलिथिक पीरियड बोलते हैं। मध्य पाषाण के विषय में सर्वप्रथम जानकारी C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण की खोज की थी, और मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। यानी मानव का स्कल तो पूरा पाषाण काल का हमको मिला है, लेकिन अस्थि पंजर जो मिले हैं, हड्डियां वगैरह, मध्य पाषाण काल से ही मिलना शुरू हुई। मध्य पाषाण काल की हड्डियां बेसिकली हमको मिलना शुरू हुई हैं, उससे पहले की हड्डियां नहीं मौजूद हैं। सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल बोलते हैं। गुजरात स्थित लंगनाथ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदाहा जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, इसमें हड्डी सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पुरातत्व विमर्श, जिसमें महदाहा, सराय, नाहरराय और दमदमा में तीनों स्थलों में हड्डी के उपकरण और हड्डी से बने आभूषण मिलने की बात यहाँ पे कही गई थी। इसके बाद दमदमा से 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा जो है प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाण काल का स्थल है। सराय नाहरराय से ऐसी समाधि मिली जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। मध्य पाषाण काल के छोटे पत्थर के औजारों के अलावा विंध्य क्षेत्र के लेखिया से शैलाश्रय मिले हैं। शैलाश्रय क्रमांक 1 से 17 तक मानव कंकाल मिले हैं। प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाण कालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन और हड्डियों से बने औजार मिले हैं। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई थी। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से, बागौर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल और चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बागौर जो कि भारत का विशालतम मध्य पाषाण काल वास क्षेत्र है रहा है। बानास नदी की सहायक नदी कोठारी नदी के तट पर स्थित है। जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पशुपालन किए जाते रहे हैं। और कहाँ से मध्य पाषाण काल के स्थल या फिर वहाँ के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं? पंचमढ़ी से, महेश्वर मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में स्थित एक प्रागैतिहासिक नगर और पर्यटन स्थल है। ये नर्मदा के किनारे बसा है। महेश्वर को एंशियंट में माहिष्मती के नाम से भी जानते थे, अभी हम आगे देखेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान से पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा काल तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। तो मतलब जो है मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले, ये जरूरी है। मेहरगढ़ से पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से मिला है। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो ये मेहरगढ़ से मिला है। मैदाहा पट्टी प्रतापगढ़ एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसमें बूचड़ खाना के साक्ष्य मिलते हैं, पशुवध स्थल के। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में चोपनी मांडू से जंगली धान होने के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद पैसरा बिहार स्थित एक प्राचीनतम झोपड़ी, इसमें प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले। पैसरा से मध्य पाषाण युग का स्थल माना जाता है। अब देखिए इसमें जो है क्रोनोलॉजी के अलावा डायरेक्शन में लगाने को क्वेश्चन एक बार आया था आरओ मेंस में, तो यहाँ पे इसको देख लीजिए। इसमें हमने इसी वजह से मैप भी दिया है। जैसे एंशिएंट इंडिया में मैप की वजह से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट ये किस स्टेट में है। जैसे पैसरा जो है बिहार में है, पैसरा बिहार का स्थल है,
और वीरभानपुरा ये जो है वेस्ट बंगाल का स्थल है, कहाँ का, मेसोलिथिक पीरियड का, मध्य पाषाण काल का। ये सारे मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। जैसे आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में है, लोटेश्वर और रतनपुरा ये दोनों स्थल जो है गुजरात में मिलेंगे देखने को। महादहा, महागढ़ा, चोपनी मांडो, लेखैया, सराय नहर राय, दमदमा ये सब उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। और अगर हम साउथ में बात करें जो स्थल, ये तेनमलई ये आपका केरल में है, और तेड़ी स्थल जो है ये तमिलनाडु में। तो इससे जो क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। तो ये सही है। मतलब विंध्य क्षेत्र में जो पाषाण युगीन लोग थे, नूतन भूतल काल जब अंत हो रहा था, मतलब आइस एज जब खत्म हो रही थी, बर्फ गलना शुरू हुई, जलवायु परिवर्तन हुआ, तब लोगों ने यहाँ पर प्रव्रजन किया गंगा घाटी की तरफ। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ही यहाँ पर शुष्कता का चरण था, इस वजह से जो है लोग वहाँ पर गए थे गंगा घाटी की तरफ। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मगध से। ऑप्शन नंबर बी, मगध से। इसमें जिले का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। निम्नलिखित मध्य पाषाण कालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमको जाना है। तो आपने मैप अगर देखा हो तो पैसरा, लेखैया, बीरभानपुर, महदहा आप इनको लगा सकते थे, इस वजह से मैप हमने बनाया है। इसमें कौन कौन से स्थल पूछे हैं? स्थल आपसे पूछे हैं पैसरा, बीरभानपुरा, लेखैया और महदहा। इस तरीके से आपको लगाना था।